डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह आपके सम्मुख मानव भूगोल सेकेंड ईयर ज्योग्राफी के स्टूडेंट और एमए प्रीवियस ज्योग्राफी के ज्योग्राफिकल थॉट या भौगोलिक विचारधारा के क्रम में मैं आज जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ वह है उत्तर मध्यकालीन भूगोल या पुनर्जागरण काल या रेनेजॉन्स पीरियड। यह हमने मेरे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे बात की थी कि कौन कौन से क्षेत्र में फर्स्ट विकास हुआ, क्या हुआ। अब सेकंड पार्ट में जो हम बात करेंगे वह हम बात करेंगे योगदान और कार्यों की कि इस पीरियड में क्या कुछ विशेष कार्य हुआ, उसके संबंध में हम बात करेंगे। यहाँ पर इस पीरियड में जो कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे कार्य हुआ वो हैं फैक्ट्स कलेक्टिंग, तथ्य अन्वेषण का कार्य, सामुद्रिक यात्रा मार्ग, और नंबर थर्ड जो है वो है व्यापारिक और राजनीतिक यात्राएं, और नंबर फोर्थ पॉइंट है यांत्रिक आविष्कार। चूँकि जब समुद्री मार्ग पर जाना होता है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कि अक्षांश देशांतर और जैसा कि मर्केटर प्रोजेक्शन के अनुसार डायरेक्शन को हम निर्धारण करते हैं, उन यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है समुद्री यात्रा के दौरान। और उसके बाद है वैज्ञानिक विचारधारा और सर्वेक्षण। इस काल में मानचित्रों का सर्वेक्षण या बनाने का कार्य भी हुआ था। और वैज्ञानिक विचारधारा प्रतिपादित इसलिए भी हुई और ज़रूरी भी थी क्योंकि अंधकार युग के बाद में, जो कि पूर्व में भी अच्छा काल रहा था यूनानी और रोमन का, और इस युग जो बीच में अंधकार युग आया उसके बाद में जो जो खोज कार्य और जो कार्य किया गया वो बहुत महत्वपूर्ण था, जो वो वैज्ञानिक आधारों पर निर्धारित था और फैक्ट्स पे आधारित था। इस काल में जितने भी और जो जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जो मैंने अपने पूर्व के लेक्चर में भी आपको बताया था, वो था कि उपनिवेश काल की तलाश करना। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो यूरोप के लोग थे उन्हें मार्केट की तलाश या उपनिवेश या अपने व्यापार के लिए, चूंकि आपको ध्यान होगा कि मैंने पहले बताया था कि आपको स्थल मार्ग जो यूरोप के लोग या यूनान के रोमन के जो लोग थे वो भारत से जो व्यापार करते थे वो मार्ग अवरुद्ध हो चुका था बिकॉज ऑफ जो उस्मानी तुर्क जो वहाँ के उन्होंने तुर्की पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इस कारण से भारत के लिए जो सिल्क रूट था, जो व्यापार का मार्ग था, वो बंद हो चुका था। इसके पश्चात यहाँ पर वहाँ के व्यापारियों द्वारा कोशिश की गई कि समुद्री मार्ग से होकर के कोई नया मार्ग खोजा जाए जिससे व्यापार आसानी से चल सके। इसी क्रम में जो व्यापार मार्ग की तलाश की गई उसमें सबसे प्रथम है मार्को पोलो, और उसके बाद हैं कोलंबस, वास्को डी गामा। इसी कलम में मार्को पोलो हमारा जो कार्य के उत्तर मध्यकालीन भूगोल या पुनर्जागरण काल के जो पार्ट सेकंड में हम बात कर रहे हैं उसके कि जो योगदान एवं कार्य क्या था इस पीरियड में। यानी
जो पुनर्जागरण काल में क्या योगदान रहा और क्या कार्य हुए। उसमें प्रथम है तथ्य अन्वेषण, यानी कौन कौन से आंकड़ों का संग्रहण किया गया। नंबर 2 पॉइंट है सामुद्रिक यात्रा मार्गों की खोज। और थर्ड पॉइंट है व्यापारिक और राजनीतिक यात्राएं। और नेक्स्ट है यांत्रिक आविष्कार। और उससे आगे हमारा है वैज्ञानिक विचारधारा एवं सर्वेक्षण। क्योंकि ये जो काल था वह फैक्ट्स को कलेक्ट करने का पीरियड था। चूंकि जो रोमन या यूरोप के जो लोग थे वो अपने व्यापार जो कि पहले से चल रहा था, ये हमने पूर्व के लेक्चर में डिस्कस किया था कि उस व्यापार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्थल मार्ग बंद हो चुका था, इसके बाद उन्होंने अपनी यात्राएं प्रारंभ की जिसमें ये पता करने की कोशिश की कि किन मार्गों से होकर के कहां पर हम अपने व्यापार को सुनिश्चित जारी रख सकते हैं एवं कहां पर अपने उपनिवेश के कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा सामुद्रिक यात्रा मार्ग। चूंकि ये हम जानते हैं कि पूर्व में ही जब रोमन साम्राज्य का और यूनान का जो व्यापार था वो भारत और पूर्वी देशों के साथ जो संपादित किया जाता था वह स्थल मार्ग से होता था। इसके पश्चात उस्मानी तुर्कों का जब तुर्किस्तान पर कब्जा हो गया तो स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। चूंकि तुर्क जो शासक थे वो मुसलमान थे और जो यूरोपियन जो व्यापारिक थे वो ईसाई थे, तो इस कारण से वहां से व्यापारिक मार्ग बंद हो गया। अब यूरोप के या रोमन आप समझिए, इन समस्त व्यापारियों ने मिलकर के जल मार्ग खोजने की तलाश की गई। तो कौन से जल मार्गों से होकर के हम ये जो लोग थे वो व्यापारिक जो पूर्व के देशों में व्यापार कर सके, ये हमारा सेकंड पॉइंट था जो कि इस युग में हुआ, सामुद्रिक मार्गों की खोज की गई थी। यह हमारा तीसरा जो पॉइंट है वह है कि व्यापारिक यात्राओं के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी यात्राएं की गई थी। चूंकि विभिन्न विभिन्न साम्राज्य एवं देशों के बीच में जो संबंध होते हैं उनमें खोजकर्ता या व्यापारिक वर्ग अपने लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के मार्ग और यात्राएं करते हैं। जैसे कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं फाइयान या अन्य विदेशी लोग भारत की यात्रा पर आए थे, धार्मिक यात्राओं पे या राजनीतिक यात्राओं पे। चूंकि ये वर्तमान काल के भौगोलिक युग से पहले का युग है, चूंकि यहाँ पर धार्मिक यात्राएं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर वाणिज्यिक और उपनिवेश काल की यात्राएं महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। यह है हमारा जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो व्यापारिक और राजनीतिक यात्राएं थी उस क्रम में, चूंकि उनको अपना उपनिवेश बढ़ाना था और व्यापार का साम्राज्य, व्यापार के लिए साम्राज्य का विस्तार करना था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे इसमें, यांत्रिकी आविष्कार। चूंकि ये हम मानते हैं कि पूरा व्यापार जो कि समुद्री मार्ग से होना था, तो यहाँ पर पूरा का पूरा मार्ग जो स्थलीय मार्ग था वो अवरुद्ध हो चुका था। तुर्क
तुर्किस्तान में जो स्थानीय मार्ग था वो बंद हो चुका था। इसके बाद में जो पूरा व्यापार था जो अन्य देशों को के साथ होना था वो जल मार्ग से होना था। उस हेतु यहाँ पर अ, सामुद्रिक मार्ग के दौरान यात्रा के जो इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया, इसमें मर्केटर प्रोजेक्शन, जो मर्केटर विद्वान थे उनके जो द्वारा बनाया गया मैप था उसका भी इस्तेमाल किया गया। और अन्य यंत्र जिसमें उस वक्त के भूगोलवेत्ता रात्रि के दौरान ध्रुव तारे और नक्षत्र को देख करके दिशा का ज्ञान लगाते थे एवं दिन के दौरान सूर्य की स्थिति से अपने अक्षांश देशांतरों का ज्ञात करके यात्रा का की दिशा का अनुमान लगाते थे। इस वक्त या मध्य या उत्तर मध्य काल में जो भौगोलिक यात्राएं या समुद्री यात्राएं या मार्ग खोजे गए उनमें मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगलन प्रमुख हैं। मार्को पोलो की जहां तक हम बात करते हैं, चूंकि मार्को पोलो चाइना में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने चीन के बारे में जो विवरण प्रस्तुत किया है वो अद्वितीय है। यहाँ पर मार्को पोलो अपने पिता एवं चाचा के साथ स्थल मार्ग से होते हुए, जो कि मंगोलिया वेनिस से मंगोलिया टर्की होते हुए चाइना गया था, जो स्थल मार्ग था जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन से होते हुए निकले थे। वहाँ उन्होंने लगभग 21 साल वहाँ व्यतीत किए हैं। मार्को पोलो 17 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता के और चाचा के साथ में यात्रा पे निकले थे और उन्होंने म्यांमार और जो वियतनाम के जो क्षेत्र हैं उनका भी भ्रमण किया। उसके पश्चात यानी जितना अन्वेषण कार्य मार्को पोलो द्वारा किया गया, एक कम आयु में होते हुए भी जो स्थल मार्ग से होते हुए यात्रा पे निकले थे, उसके पश्चात वो वापस जल मार्ग से म्यांमार और वियतनाम से होते हुए वापस हिंद महासागर एवं अटलांटिक ओशियन से होते हुए वापस अपने देश पहुंचे थे। यहाँ पर यह यात्रा उल्लेखनीय योगदान रखती है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान जो चाइना के बारे में, जो चीन के बारे में मार्को पोलो ने लिखा है कि वो अद्वितीय देश है, वहाँ की चकाचौंध से या वैभव से वो प्रभावित हुआ था। हम दूसरे नाविक के रूप में वास्को डी गामा के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह सामने आता है कि ये एक पुर्तगाल का सैनिक नाविक था जिन्होंने 1498 में यूरोप से भारत की यात्रा करने वाले जहाजों का ये मुखिया था। और वहाँ से जब इन्होंने यात्रा शुरू की, चूंकि जो मैं पहले बता चुका हूँ कि स्थल मार्ग अवरुद्ध हो चुका था, यह जो इन्होंने मार्ग की वास्को डी गामा ने, ये जैसा कि भूमध्य सागर को क्रॉस करने के बाद में अटलांटिक सागर या अफ्रीका के तट के पश्चिमी तट के सहारे आकर के, जहां पर दक्षिणी जो किनारा है अफ्रीका का, द कैप ऑफ गुड होप, जो अंतिम
दक्षिण पॉइंट है अफ्रीका महाद्वीप का, वहाँ से पूरब की तरफ मुड़ करके वास्को डी गामा केरल या कोच्चि पहुंचे थे। यहाँ तक कि इतिहास में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने लड़ाई भी की हैं या अन्य गतिविधियों में भी सम्मिलित रहे हैं। लेकिन मानव भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये एक निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत या पूर्वी देशों में पहुंचने के लिए वास्को डी गामा ने एक अन्य मार्ग की तलाश की, जो कि अटलांटिक ओशियन से होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करते हुए भारत तक पहुंचने का मार्ग खोजा था। यह बात बिल्कुल सत्य है। कोलंबस ने अपनी यात्रा चाहे वो किसके सहयोग से शुरू की, हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से कोलंबस को इतना ज्ञान तो अवश्य था कि अगर पश्चिम की तरफ यात्रा की जाए तो पूर्वी या एशिया के भारत में पहुंचा जा सकता है, ये उसकी धारणा थी। क्योंकि उन्होंने टॉलमी के मानचित्र के बारे में जानकारी थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पुर्तगाल के शासक से इस संबंध में बात की कि वह व्यापारिक मार्ग खोजना चाहता है, क्योंकि इतिहास में ये कहा गया है कि कोलंबस एक व्यापारी, उपनिवेशक या एक आतंकवादी के रूप में था। इसलिए उन्होंने पुर्तगाल के जो राजा थे तो उन्होंने इनकी सहायता करने से मना कर दिया। इसके पश्चात इन्होंने स्पेन की रानी इजाबेल से सहायता मांगी, तो उन्होंने इनकी यात्रा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके पश्चात जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, इनका मानना था कि पश्चिम की तरफ यात्रा करने पर भारत पहुंचा जा सकता है। लेकिन इस वक्त इनके साथ कोई भी नाविक या जहाज में जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त यह मान्यता थी, क्योंकि जो रोमन ज्योग्राफर थे उन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी एक टेबल के समान है। तो जब वो जहाज में, उनकी मान्यता थी जो नाविक थे वहां पर, कि अगर हम उस टेबल के किनारे पहुंचेंगे, पृथ्वी के किनारे पे पहुंचेंगे, तो हम नीचे गिर के हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार की धारणा वहां फैली हुई थी। लेकिन कोलंबस को ये जानकारी थी, जो कि टॉलमी के मैप के अनुसार उन्होंने कहीं यह भी बताया था कि जो कि ये पूर्व में भी पुर्तगाली नाविक होने के कारण ये समुद्रिक यात्राओं की भ्रमण कर चुका था। इनको ये पूर्ण आभास था कि पृथ्वी गोल है और पश्चिम की तरफ यात्रा करने पर भारत पहुंचा जा सकता है। जो ही इन्होंने पुर्तगाल से अपनी यात्रा शुरू की, तो ये उत्तरी अमेरिका के ईस्ट इंडीज जो द्वीप समूह हैं वहां पहुंचे, और इन्होंने वहां पर जो लोगों को देखा तो इन्होंने उनको रेड इंडियन का नाम दिया, और जो द्वीप समूह थे उनको उन्होंने ईस्ट इंडीज का नाम दिया। जो नेक्स्ट हमारे नेविगेटर हैं वो हैं फर्दिनांद मैगलन। मैगलन पुर्तगाल के प्रसिद्ध अन्वेषक और नाविक थे। उन्होंने स्पेन के सम्राट चार्ल्स प्रथम की सहायता से मसाला द्वीप, या जिसे हम मलेशिया का मुलुक्कू
द्वीप कहते हैं, वहां की यात्रा के लिए निकले एवं पृथ्वी की खोज एवं पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय मैगलन को दिया जाता है। चूंकि मैगलन ने पृथ्वी का संपूर्ण भ्रमण किया, यह एक अतिशयोक्ति भी है कि जहां से यानी पुर्तगाल से जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो वहां से वो जो जहाजों का बेड़ा लेकर के निकले थे, दक्षिणी अमेरिका को पार करने के पश्चात यानी अंध महासागर को क्रॉस करने के बाद वो एक विशाल महासागर में पहुंचे, जिसको क्रॉस करने में जिसकी यात्रा पूर्ण करने में उनको 3 माह लगे। यहाँ पर उन्होंने ये नोट किया या उल्लेखनीय था कि यह महासागर बहुत ही पीसफुल था, यानी शांत था। उसी के नामकरण पे पैसिफिक सी, और जो कि शांत सी था इसलिए प्रशांत महासागर का नामकरण, क्योंकि मैगलन की जो पुस्तक थी उसके अनुसार उन्होंने जो अपना विवरण लिखा था उसके अनुसार ये नामकरण पड़ा था। क्योंकि मैगलन कहा जाता है कि अपने सफर के दौरान उनके जो बेड़े में 224 लोगों की यात्रा के दौरान ही मौत हो गई थी, लेकिन अंतिम यात्रा के दौरान यह कहा जाता है कि फिलीपींस के आदिवासियों ने भी उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन इतिहास में सर्वप्रथम यह तथ्य मैगलन ने साबित किया कि जो कि पूर्व रोमन भूगोलवेत्ताओं का कथन था कि पृथ्वी एक टेबल की भांति है या एक चक्कर की भांति है, उन्होंने ये साबित किया कि पृथ्वी गोल है। और जो लास्ट 17 व्यक्तियों का समूह था वह वापस पुर्तगाल लौटा था, जिससे ये पूर्णतः साबित हुआ कि पृथ्वी गोल है। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे लेक्चर में मध्यकाल के दौरान जो पुनर्जागरण काल हुआ था उसके दौरान क्या क्या भौगोलिक कार्य हुए उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।